होता है। तो मेमोरी सबसे पहले क्या चीज़ करती है कि किसी भी डेटा को स्टोर करती है। तो कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में जो मेमोरी है उसको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में या कंप्यूटर में एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, क्विकली एक्सेस और इजीली मॉडिफाइड। यानी कि जो हमारा डेटा है जो हमने अपना सेव कर रखा है मेमोरी में, उसको किस तरीके से हम अरेंज करें कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी इफ़िशिएंटली एक्सेस हो जाए। तो जो मेमोरी है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि ये मेन मेमोरी हो गई है, ऑक्सिलरी मेमोरी हो गई है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, ये रजिस्टर है। तो ये जो सारे टर्म्स होने वाले हैं मेमोरी से रिलेटेड, ये सारे टर्म्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इस वीडियोस में। और इस वीडियोस के बाद आपको किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं हम कि मेमोरी क्यों होती है और क्यों जरूरत पड़ी हमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, और मेमोरी चीज है क्या और क्यों डिमांड है हमें मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने की। मेमोरी क्या होती है, दैट इज आप समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या होती है। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम मेमोरी करती है। और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की क्यों नीड पड़ी हमें, कि हम इंफॉर्मेशन को फास्टली इफेक्टिवली बहुत तेजी से एक्सेस कर सकें। सबसे पहले मेमोरी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली फॉर ए इफेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डेटा है हम उसको इफेक्टिवली बहुत तेजी से इफेक्टिवली या तो स्टोर कर सके और उसको एक्सेस कर सके। फटाफट गए, हमने अपनी मेमोरी में डेटा रख दिया और जब हमें जरूरत पड़ी मेमोरी से हमने डेटा को उठा लिया। इसलिए हमें नीड हुई किसकी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस की। द मेमोरी हायरार्की इंश्योर क्विक एक्सेस टू डेटा वाया द सीपीयू। ठीक है, जो हमारी मेमोरी हायरार्की है वो ये इंश्योर करती है क्विकली एक्सेस। ठीक है, क्विकली एक्सेस का मतलब होता है बहुत जल्दी उसको एक्सेस कर ले। किसके द्वारा एक्सेस कर लिया जाए, सीपीयू के द्वारा एक्सेस कर लिया जाए। वाइल जबकि डेटा क्या हो, लार्ज हो, ज्यादा बड़ा डेटा हो, या फिर स्लोअर स्टोरेज डिवाइस। यानी कि जो हमारे पास डिवाइस की स्पीड है, अगर उस डिवाइस की स्पीड स्लो है तब भी हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी मेमोरी को कि जो स्लो डेटा को एक्सेस करती है उसको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लास्ट में रखेंगे, उससे जो फास्ट एक्सेस कर सकता है उसको पहले रखेंगे, और जो सबसे फास्ट करता है उसको सीपीयू के सबसे पास रखेंगे। यानी कि मेमोरी को हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जो डेटा को सबसे इजीली और सबसे फास्ट सेव करने का और रिट्रीव करने का काम करे, उसको सीपीयू के सबसे पास रखना है। और जो मेमोरी डिवाइस सबसे स्लो लेती है या सबसे ज़्यादा टाइम लेती है या कहीं पर डेटा को होल्ड करके रखती है, तो उस डिवाइस को या उस मेमोरी को सीपीयू से उतनी ही डिस्टेंस पे रखना है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का मैनेजमेंट, मेमोरी का जो मैनेज कर रहे हैं हम वो आसानी से हो जाए और हमारी जो मशीनरी है वो इफेक्टिवली काम करे। Effective memory management ensure the system operate efficiently, providing program with the memory they need they need and remove unnecessary delay। ठीक है, इसका काम होता है कि ये क्या काम होता है, मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन का, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का। अब जो बात है देखिएगा, मेमोरी हायरार्की किस तरीके से मेमोरी को डिजाइन किया गया है, उसकी सीक्वेंस क्या है मेमोरी का। सबसे पहले है यहाँ पर मैग्नेटिक टैब। क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया मैग्नेटिक टैब। ठीक, मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक टैब आप जानते होंगे कि मैग्नेटिक टैब क्या होता है। मैग्नेटिक टैब क्या होता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है उसे हम मैग्नेटिक टैब कहेंगे, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, इन दोनों मेमोरी का नाम लिया गया है ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या कहा गया है इनको, ऑक्सिलरी मेमोरी कहा गया। मतलब वो मेमोरी जो सिस्टम के बाहर से अटैच की जाती है। ठीक है, और उनकी जो स्पीड होती है, वो एक्सेसिंग स्पीड जो होती है वो सबसे स्लो होती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी। या आप इसको दूसरा नाम से जान सकते हो, ऑक्सिलरी मेमोरी का दूसरा नाम भी होता है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे ये नीचे वाले स्टेप पर रखी जाती है, सबसे स्टार्टिंग पे जहाँ से बेस स्टार्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप का एक्सेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है, उसका कम होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क का।
फिर आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी को क्या कहेंगे हम? प्राइमरी मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है ये सीपीयू के साथ ही रखी जाती है, सीपीयू के साथ अटैच करके रखी जाती है। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उससे भी फास्ट डेटा को रिट्रीव करती है। और देन सबसे लास्ट में आता है रजिस्टर, क्योंकि हम कितनी भी फास्ट एक्सेस कर ले मेमोरी को, लास्ट में डेटा को उठा करके हम रजिस्टर में ही रखते हैं और रजिस्टर ही बसेस के थ्रू आपका डेटा को लेकर के जाता है। तो सबसे फास्ट जो स्पीड होती है वो रजिस्टर की होती है। यहाँ पर एरो भी बनाया गया देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग टाइम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग टाइम, यानी कि इसको सबसे कम समय लगता है रजिस्टर को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी डेटा को ले जाने में और लाने में। उसके बाद ज़्यादा समय लगता है कैश में, उसके बाद समय लगता है मेन मेमोरी में, फिर आता है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो अगर मैं इसको रेस्पेक्ट करूं स्पीड के हिसाब से, ठीक है, तो स्पीड सबसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कि किसकी स्पीड फास्ट होती है तो रजिस्टर की। और अगर मैं साइज की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूं तो ये जो एरो है ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर का साइज छोटा होता है, कैश उससे बड़ा होता है, फिर मेन मेमोरी, देन ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस का जो साइज होगा वो भी इस तरीके से होगा, इसका प्राइस हाई होता है, फिर कैश मेमोरी इस तरीके से, इनका जो प्राइस होता है वो लो होता है। तो प्राइस के रेस्पेक्ट में भी एरो ऊपर जाएगा, स्पीड के रेस्पेक्ट में भी एरो ऊपर जाएगा, लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर साइज के रेस्पेक्ट में तो साइज के रेस्पेक्ट में नीचे आएगा। सबसे स्टार्टिंग वाली जो मेमोरी होगी उसका साइज सबसे लार्ज होगा, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। अब देखिएगा टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप की मेमोरी होती हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आपको, एक और वर्ड सुनने मिल रहा है, नॉन वोलेटाइल। इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या और बोलेंगे? उन्हीं को हम सेकेंडरी, सही है, उन्हीं को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और उन्हीं को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर हम खत्म कर दें तब भी डेटा सेव रहता है, यानी कि करंट का फ्लो अगर हम खत्म कर दें तब भी आपका डेटा सेव रहता है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप आराम से ले जा सकते हैं। फिर आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी होती है वोलेटाइल मेमोरी, और ये वोलेटाइल मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी और मेन मेमोरी, मतलब एक ही तरह की मेमोरी हो गई है। अब वोलेटाइल मेमोरी की अगर मैं बात करूं कि वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हो गया? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये हो जाता है कि अगर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाए यानी कि जो कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, देन तब तक तो इसमें डेटा सेव रहेगा आपका, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इसमें खत्म हो जाएगा। करंट का फ्लो खत्म हो जाने के बाद इसमें डेटा सेव नहीं होता, मेमोरी आपकी बिल्कुल फ्लैश हो जाती है, इरेज हो जाती है। फिर आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम होता है? ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक ब्रिज, एक कहना चाहिए कॉम्बिनेशन होता है मेन मेमोरी और सीपीयू को डेटा एक्सेस कराने के लिए। यानी कि जो करंट टाइमिंग का करंट वर्क, जो हमारा वर्किंग चल रहा होता है उसके जो पेजेस होते हैं, करंट वर्किंग के जितनी भी कैपेसिटी होती है या करंट वर्किंग में जो भी हमारा डेटा होता है वो कैश में आकर के सेव हो जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर फाइनली जो हमारा डेटा है जो सीपीयू के पास जाता है वो रजिस्टर के थ्रू जाता है, और रजिस्टर ही कैश मेमोरी से डेटा को उठाता है और सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो डेटा है वो रजिस्टर में ही स्टोर होने के बाद उसमें माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जितने भी माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो रजिस्टर के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे इसको समझेंगे तो आपके समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा मेमोरी का जो कंसेप्ट है। मेमोरी का कंसेप्ट देखिएगा कि कौन सी मेमोरी कहाँ यूज़ होती है और किस मेमोरी को कहाँ लगा रखा है। अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ जाता है तो मेमोरी का कंसेप्ट आपके और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये जो मैग्नेटिक डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी।
या सेकेंडरी मेमोरी, और ये सिस्टम के बाहर से लगाई जाती हैं। सिस्टम आपका इतना हो गया, ठीक है, ये आपका सिस्टम हो गया। और ये मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैब क्या हो गए आपके सिस्टम से बाहर, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, या जैसे कि बाहर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दी, बाहर से एक्सटर्नल आपने एसएसडी लगा दी। तो जो बाहर से लगाया जाता है जिसमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज होता है सीपीयू के साथ, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर लगता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मान सकते हो इसको, या इनपुट आउटपुट आप क्या मान सकते हो, इंटरफेस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सीपीयू की स्पीड के साथ में इन एक्सटर्नल डिवाइस की स्पीड मैच नहीं करती, इसलिए बीच में हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस लगाना पड़ता है ताकि इसकी स्पीड और सीपीयू की स्पीड के साथ मैच कर सके। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये वाली हो गई आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, या कह सकते हो इसको सेकेंडरी मेमोरी, या कह सकते हो इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और क्या कह सकते हो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इतने नाम इसको दिए गए हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है, लेकिन सारी चीज़ों का सेंस यही है। फिर आता है मेन मेमोरी। अब ये जो मेन मेमोरी है ये होती क्या है, जो चिप के टाइप में होती है, और ये इनबिल्ड होती है मदरबोर्ड में, या जो सर्किट होता है उसी सर्किट में डायरेक्टली अटैच होती है। और ये दो टाइप से आप इसको समझ सकते हो, रैम और रोम। रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है, उसी को हम मैन मेमोरी कहते हैं, जो आपके सीपीयू के साथ होती है, जिसको आप वहां से अलग नहीं कर सकते, एक चिप के फॉर्मेट में बनी हुई होती है। कौन सी? मैन मेमोरी। और मैन मेमोरी को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रैम में और रोम में। फिर अब रैम मैन मेमोरी जो है ये डायरेक्टली भी सीपीयू के साथ अटैच होती है, लेकिन हम अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए इस मैन मेमोरी और सीपीयू के साथ में एक कैश मेमोरी को और एडजस्ट कर देते हैं। इस कैश मेमोरी को कहीं कहीं वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कैश मेमोरी है ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होती है। इसको इस मैन मेमोरी से ही कुछ परसेंटेज में क्रिएट कर दिया जाता है, एक अलग से स्पेस बना दिया जाता है उसका, जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। और ये यूज क्या करती है, किस काम में आती है ये कैश मेमोरी? देखिएगा, मैन मेमोरी से वो डेटा जो ऑन वर्किंग है, ऑन गोइंग है, बिल्कुल ऑन गोइंग है, करंट टाइम में ऑन गोइंग है, जैसे हम अपना लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, या फिर हम अपना मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें करंटली हम 2 या 3 पेज पे काम कर रहे हैं। करंट टाइम पे हम एक्सेल में भी काम कर रहे हैं, मूवीज़ का भी कोई हम पार्ट देख रहे हैं, या हमने सॉन्ग्स MP3 चला रखी है और साथ में हम इंटरनेट भी सर्व कर रहे हैं। तो वो जो आपका हिट रेशियो है, हम लगातार पेजों को चेंज करते चले जा रहे हैं, कभी इंटरनेट पे स्विच हो जाते हैं, तो कभी एक्सेल की फाइल पे काम कर रहे हैं, उधर हमारे सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं। तो वो जितना भी ऑनगोइंग वर्क है जो चल रहा है, वो किस में चल रहा होता है, कैश मेमोरी में चल रहा होता है। और कैश मेमोरी के साथ में ये जो अटैच होता है, आप इसको कह सकते हो यहाँ पर रजिस्टर भी काम करते हैं, जो डेटा को ले करके जाते हैं। यानी कि अगर सीपीयू को किसी डेटा की ज़रूरत है, अगर सीपीयू को किसी काम में परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो वो सबसे पहले सर्च करेगा कैश मेमोरी में, उसके बाद वो सर्च करेगा मैन मेमोरी में। और मैन मेमोरी में अगर उसको कोई डेटा मिल जाता है, तो वहाँ से उठा करके उसको किस में डालेगा, पहले कैश में डालेगा, और कैश से डायरेक्टली वो क्या करता रहेगा, सीधा सीधा एकदम से एक्सेस कर लेता है, क्योंकि कैश उसको एकदम डेटा अवेलेबल करा देता है। तो ये होता है आपका कैश मेमोरी, या इसको हम कह सकते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो ये हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मेमोरी का है वो है क्या। सबसे पहले आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज में काम करते हैं, और वो सीपीयू से बाहर रखा जाता है। जब भी उसको हमें अटैच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस की ज़रूरत होती है। और इनपुट आउटपुट इंटरफेस की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको और सीपीयू की स्पीड में मैचअप करने के लिए, ताकि वो आसानी से उसको एक्सेस कर सके, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वो अटैच होती है, किसके साथ में होती है, वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस। देन होता है आपका मैन मेमोरी। मैन मेमोरी सीपीयू से भी अटैच होती है, और मैन मेमोरी कैश मेमोरी से भी अटैच होती है। कैश मेमोरी सीपीयू से अटैच होती है। सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो कैश मेमोरी से सर्च करता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता तो वो क्या जाता है फिर मैन मेमोरी के पास, और मैन मेमोरी से वो डेटा उठा करके कैश में डालता है, और वो कैश से क्या करता है, लेना देना शुरू करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा ऑक्सिलरी मेमोरी, जैसे मैंने बताया
अभी उसी चीज को यहाँ पर डिनोट करा गया है, या मैंने ये देखिएगा थ्योरी में, द डिवाइस दैट प्रोवाइड सेकेंडरी और बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, या बैकअप मेमोरी कह सकते हैं इसको, ये हो जाती है आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क एंड टैब आर commonly used auxiliary device. It is not directly accessed to the CPU. It is accessed using the input output channel. Input output channel या input output interface, ये होती कौन कौन सी हैं आप इसको समझ सकते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। वैसे अगर स्पीड के मामले में देखा जाए तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, किससे ज़्यादा फास्ट होती है, ये SSD से ज़्यादा फास्ट होती है, किसकी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो SSD होती है, ठीक है, जो SSD होती है उससे ज़्यादा, ठीक। आगे जब पढ़ते हैं, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क USB फ्लैश ड्राइव, जिसको हम कह सकते हैं पेन ड्राइव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन ड्राइव भी समझ सकते हैं। डन। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा मैन मेमोरी। द मैन मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद इन द CPU। जो मैन मेमोरी होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, किसके साथ कम्युनिकेट करती है, CPU के साथ, और किसके साथ कम्युनिकेट करती है, कैश मेमोरी के साथ, उसे हम कहते हैं मैन मेमोरी। इट इज फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। जब हम कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो डेटा है उसको फास्टली एक्सेस भी करती है और फास्टली स्टोर भी करती है। मैन मेमोरी इज मेड अप द रैम, रैम होती है और क्या होती है, ये रोम होती है। क्या होती है, रैम होती है और रोम होती है। और रैम और रोम के मेजर पार्ट अलग अलग होते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आप समझेंगे कि जो रैम होती है, रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं रैम को हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि सपोज मान के चलिएगा ये कोई हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ये MP3 का है, सही है, ये MP3 है, इधर कोई कहना चाहिए इंटरनेट चल रहा है, वेब ब्राउजिंग चल रही है, और यहाँ कोई ऑफिस का या एक्सेल का काम हो रहा है, ठीक है, ये एक्सेल का काम हो रहा है, हमें तीनों काम एक साथ करने हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, यहाँ से MP3 सॉन्ग्स को शुरू कर देगी, वेब पेज को भी एक्सेस कर लेगी और एक्सेल की फाइल को भी। मतलब मेमोरी के अंदर से कहीं से भी रैंडमली डेटा को एक्सेस करने का काम होता है रैम का। और ये रैम भी दो टाइप की होती है, एक होती है SRAM और एक होती है आपकी DRAM। DRAM देखिएगा, एक होती है SRAM DRAM और एक होती है SRAM। जो DRAM है उसको बोलते हैं डायनामिक रैम। क्या बोलेंगे उसको हम, डायनामिक रैम। और डायनामिक रैम जो बनी हुई होती है वो ट्रांजिस्टर से और कैपेसिटर से बनी हुई होती है। किससे, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। और ये स्लो होती है किससे, SRAM से। स्टैटिक रैम से स्लो होती है कौन सी, DRAM। यानी कि जो डायनामिक रैम है वो स्टैटिक रैम से स्लो होती है एक्सेसिंग स्पीड में, अगर रैम की बात करें। वही होती है कि स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम फास्टर होती है किससे, DRAM से। तो ये रैम भी दो टाइप की होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर DDR रैम या DD रैम लगी हुई है, स्टैटिक अगर रैम है तो फास्ट चलेगा सिस्टम या PC, और अगर डायनामिक रैम लगी हुई है तो PC आपका स्लो होगा। वही रोम क्या काम करती है, रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और एक तरीके से ये स्टोरेज का भी काम करती है। रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको भी हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी हर वो मेमोरी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी काम करती है, या इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी उसमें डेटा स्टोर रहता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एंड इज मोर लाइक ए परमानेंट मेमोरी स्टोरेज। इसको हम परमानेंट मेमोरी, जो मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी भी है, यानी कि उसमें डेटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, परमानेंट स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन। इट इज आल्सो स्टोर द बूट स्ट्रैप अप लोडर प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप अप लोडर प्रोग्राम, आप ये समझिएगा कि जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को कहाँ से पता चलता है कि सबसे पहले उसको क्या चेक करना है। जैसे
अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है, उसको हमने डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, उसी के अंदर हमने विंडोज 7 भी इंस्टॉल कर रखी है और इसी में विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर रखी है। तो जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो हमें ऑप्शंस चूज करने के लिए देता है कि आपको विंडो 7 ऑपरेट करनी है या विंडो 11 ऑपरेट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उसमें इंस्ट्रक्शंस पहले से सेव हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उसको एग्जीक्यूट करने हैं। या दूसरे तरीके से समझिएगा कि अगर हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो कीबोर्ड चेक करता है, फिर उसके बाद में माउस चेक करता है, फिर उसके बाद में मॉनिटर चेक करता है, क्या सारी डिवाइसेस उसमें लगी हुई हैं या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उसके पास पहले से इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं कि उसको पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है। इसका मतलब उसमें रोम जो है वो पहले से कहीं ना कहीं इनबिल्ड है, जिसको हम बायोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बायोस बोलते हैं, VIOS। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइसों का नीड होता है लगने का, वो उसमें चेक करती है और चेक करने के बाद ही सिस्टम को आगे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये भी कई टाइप की होती है, जैसे कि आपकी रोम हो गई, रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, जो मैंने अभी बताया बायोस होती है। ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है आपका ईईपी रोम, ईईपी रोम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनके अलग अलग नाम है, लेकिन काम इनका वही है कि डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखना, परमानेंट स्टोर करके, और जब जरूरत पड़े तो उसको फॉर्मेट या इरेज भी कर देना। आगे पढ़ते हैं कि कैश मेमोरी क्या है। ठीक है, कैश मेमोरी, the cache memory is used to store program data that is currently being executed in the CPU। यानी कि जो करंटली ऑनगोइंग वर्क है, उस ऑनगोइंग वर्क में जो डेटा यूज हो रहा है वो कहाँ स्टोर होता है आपका? कैश मेमोरी में। Whenever the CPU need to access memory, it first check the cache memory. If the data is not found in the cache memory, then the CPU move into the main memory। यही वो बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी कि सबसे पहले सीपीयू डेटा कहाँ सर्च करता है? कैश मेमोरी में सर्च करता है या वर्चुअल मेमोरी में सर्च करता है। अगर उसको वो डेटा वहां नहीं मिलता तो कहाँ सर्च करता है? फिर वो मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी से वो डेटा पहले कैश में डालता है, फिर वो वहां से एक्सेस करता रहता है। लास्ट पॉइंट आते हैं हम मेमोरी को समझते समझते। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है? दीज आर स्मॉलेस्ट अल्ट्रा फास्ट मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, विद इन द सीपीयू यूज टू होल्ड डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। यानी कि जब डेटा को प्रोसेस्ड किया जाता है तो डेटा कहाँ होल्ड होता है? रजिस्टर में होल्ड होता है, और रजिस्टर से ही सारे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो रजिस्टर की स्पीड क्या होती है? अल्ट्रा स्पीड है। सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है? रजिस्टर की है। उसके बाद किसकी आती है? कैश की आती है। उसके बाद किसकी आती है स्पीड? आपकी मेन मेमोरी की आती है। फिर किसकी आती है? ऑक्सिलरी मेमोरी की आती है। तो इस तरीके से मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया गया है पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।